हेलो व्यूअर्स, ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा। तो आज का हमारा मुद्दा है जैव विविधता अधिनियम 2002 में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी। ये आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख व्हाट इज द बायोडायवर्सिटी एक्ट, व्हाट चेंजेस हैज द लोकसभा क्लियर्ड इन द लॉ के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं और साथ ही ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। महात्मा गांधी का कहना था कि प्रकृति हमारी जरूरतें तो पूरा कर सकती है, लेकिन हमारे लालच को नहीं। उनके इस कथन की प्रासंगिकता जितनी पहले थी, उससे कहीं ज्यादा आज वैश्विक समुदाय महसूस कर रहा है। दरअसल प्रकृति संरक्षण काफी पहले से वैश्विक समुदाय के समक्ष चुनौती का विषय बन गया था। इस दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए साल 1994 में कई देश जैव विविधता पर एक सम्मेलन आयोजित करने पर सहमत हुए थे। इस सम्मेलन में जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में 3 बातों पर आम सहमति बनी थी। इसमें पहली सहमति जैविक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग को रोकने की जरूरत पर बल देने की थी। तो दूसरी सहमति औषधीय उपयोग के लिए जैविक संसाधनों के उपयोग को विनियमित करने की जरूरत पर बनी थी। जबकि तीसरी सहमति संसाधनों की सुरक्षा और रखरखाव में मदद करने वाले लोगों और समुदायों को उनके प्रयासों के लिए पुरस्कृत करने की आवश्यकता पर बनी थी। चूंकि भारत इस सम्मेलन का सदस्य था, इसलिए इस सम्मेलन में लिए गए निर्णयों की दिशा में ठोस उपाय करना भारत के लिए लाजमी था। लिहाजा जैव विविधता अधिनियम 2002 के माध्यम से भारत में इस दिशा में एक ठोस पहल शुरू की गई। इस अधिनियम में मौजूद प्रावधानों के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण की दिशा में कई कारगर उपाय किए गए। लेकिन हाल ही में संसद ने इस अधिनियम में जैविक विविधता संशोधन विधेयक 2021 के माध्यम से विस्तृत संशोधन कर दिया है। गौरतलब है कि इस अधिनियम में किए जाने वाले संशोधनों पर विचार करने के लिए इसे एक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया था। हालांकि समिति ने संशोधन में शामिल कुछ बिंदुओं पर सवाल उठाए थे। इस संशोधन के पक्ष में जहां सरकार का कहना है कि उसका मकसद इस कानून को और ज्यादा प्रभावी बनाना है, वहीं आलोचक इस पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। उन्होंने इसमें किए गए संशोधनों को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया कि इससे आयुष निर्माण कंपनियों को अनुचित लाभ मिलेगा। तो ऐसे में हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर वो कौन से प्रावधान हैं जिसकी वजह से जैव विविधता अधिनियम में हुए हालिया संशोधन का विरोध किया जा रहा है। साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि सरकार को इसमें संशोधन की जरूरत आखिर क्यों पड़ी और आखिर इस संशोधन से क्या हासिल होगा। तो ऐसे ही तमाम सवालों को हम इस आर्टिकल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं जैव विविधता अधिनियम 2002 में किए गए संशोधनों के बारे में। तो इसमें पहला बदलाव औषधीय उत्पाद बनाने वाले चिकित्सकों और कंपनियों को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से अनुमति लेने की आवश्यकता से छूट देने के संबंध में किया गया है। इस संशोधन के संबंध में सरकार का कहना है कि इसका मकसद पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना है। साथ ही इसके माध्यम से पारंपरिक चिकित्सा पद्धति क्षेत्र में अनुसंधान और निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। इस संशोधन अधिनियम में दूसरा बदलाव कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दिए जाने वाले आपराधिक दंड के संबंध में किया गया है। इसके अंतर्गत अब विभिन्न गतिविधियों के लिए अनुमोदन लेने में विफल होना या पूर्व सूचना प्रदान न करना जैसे कार्यों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है, जबकि ये कार्य पहले अपराध की श्रेणी में आते थे। इसके अलावा अब अपराध की स्थिति में दिए जाने वाले दंड की प्रकृति को जुर्माना में परिवर्तित कर दिया गया है। पहले जहां ऐसे अपराधों के लिए 5 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा देने का प्रावधान था, वहीं अब कैद संबंधी प्रावधान को हटा दिया गया है। नए बदलावों के तहत इसे 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए के बीच के मौद्रिक दंड के रूप में कर दिया गया है। हालांकि किसी संस्था द्वारा लगातार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 1 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माने की राशि का निर्धारण करने के लिए केंद्र सरकार का संयुक्त सचिव रैंक या राज्य सरकार का सचिव रैंक का अधिकारी जांच करेगा। गौरतलब है कि अधिनियम में दंड संबंधी प्रावधानों का समावेश वर्ष 2012 में नागोया प्रोटोकॉल के प्रावधानों को लागू करने के लिए किया गया था। अधिनियम में संशोधन के माध्यम से जैव विविधता में अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में विदेशी निवेश की भी अनुमति देने का प्रावधान शामिल किया गया है। हालांकि विदेशी निवेश के संबंध में ये शर्त रखी गई है
कि इसको जैव विविधता अनुसंधान में शामिल भारतीय कंपनियों के माध्यम से करना होगा। इसके अलावा विदेशी संस्थाओं को निवेश के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से भी अनुमोदन लेना आवश्यक बनाया गया है। ये भारतीय चिकित्सा से जुड़े चिकित्सकों को लाभ प्राप्त करने या साझा करने के लिए मंजूरी लेने की आवश्यकता से भी छूट देता है। दरअसल नए संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को चिकित्सकों को विभिन्न गतिविधियों के लिए मंजूरी देते समय लाभ साझा करने की शर्तें निर्धारित करने पर बल देता है। यहाँ लाभ साझा करने से आशय लाभ के दावेदारों और स्थानीय लोगों के साथ मौद्रिक और गैर मौद्रिक लाभ साझा करने से है। इसका मकसद वन उपज का लाभ स्थानीय लोगों तक पहुंचाना है। लाभ के दावेदारों की बात करें तो इसके अंतर्गत जैव विविधता के संरक्षक और स्थानीय लोग शामिल हैं। गौरतलब है कि पहले इस अधिनियम के तहत जहां संस्थाओं को अनुसंधान और वाणिज्यिक उपयोग के साथ जैव सर्वेक्षण और जैव उपयोग से मिलने वाले लाभों को भी साझा करने का प्रावधान था, वहीं अब इस संशोधन विधेयक में अनुसंधान और जैव सर्वेक्षण तथा जैव उपयोग से मिलने वाले लाभ को साझा करने से मुक्त कर दिया गया है। हालांकि इस छूट के संबंध में आलोचक सवाल खड़ा करते हैं कि पारंपरिक ज्ञान और संसाधनों के उपयोग और लाभ साझाकरण के लिए कंपनियों और व्यापारियों से प्राप्त धन पर कुछ राज्यों को अपवाद स्वरूप छोड़कर कोई भी ऐसा डेटा उपलब्ध नहीं है जिससे ये पता चल सके कि क्या कंपनियों ने समुदायों के साथ अपना लाभ साझा किया है। इसके अलावा वन और पर्यावरण के लिए कानूनी पहल जैसे पर्यावरणवादी संगठनों का मानना है कि इस संशोधन के कारण जैविक संसाधनों की चोरी का मार्ग प्रशस्त होगा। चलिए अब इतना जानने के बाद समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस अधिनियम में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल काफी समय से चिकित्सा, बीज, फार्मास्यूटिकल उद्योगों और अनुसंधान समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले समुदायों का कहना था कि इस कानून के कुछ प्रावधानों ने उनकी गतिविधियों को बाधित किया है। इसके अलावा भारत नागोया प्रोटोकॉल के लाभों को साझा करने संबंधी प्रावधान पर भी सहमत हुआ है। नागोया प्रोटोकॉल के लाभों को साझा करने संबंधी प्रावधान की बात करें तो इसके माध्यम से जैव विविधता से समृद्ध देशों को अपने जैविक संसाधनों को अनुसंधान या व्यावसायिक उपयोग करने वाले लोगों को उपयोग की अनुमति देना शामिल था। इसके बदले में उपयोगकर्ता एजेंसियों को स्थानीय समुदायों के साथ अपने लाभ को साझा करने के लिए बाध्य किया गया था। ऐसे में सरकार संशोधन के माध्यम से नागोया प्रोटोकॉल के लाभों को साझा करने संबंधी प्रावधान को लागू करना चाहती थी। इसके अलावा काफी समय से सामाजिक सरोकार से जुड़े लोगों के द्वारा भी ये मांग की जा रही थी कि संसाधन के दोहन से मिलने वाले लाभों को स्थानीय समुदाय के साथ साझा किया जाना चाहिए। संशोधन के माध्यम से सरकार की मंशा पारंपरिक चिकित्सा से जुड़ी गतिविधियों से लाभ हासिल करना है। इसके लिए सरकार इस क्षेत्र में विदेशी निवेश को भी आकर्षित करना चाहती है। जानकारों का मानना है कि अगर इस क्षेत्र का विकास तेजी से करना है तो विदेशी निवेश एक आवश्यक शर्त है। हालांकि विदेशी निवेश के मामले में सरकार ने संतुलन की नीति अपनाई है। विदेशी निवेश को भारतीय कंपनियों के माध्यम से किए जाने की शर्त रखी है। इस संबंध में सरकार का इरादा इस क्षेत्र से जुड़ी भारतीय कंपनियों को भी आगे बढ़ने का अवसर देना है। सरकार की पहल मेक इन इंडिया जैसी महत्वाकांक्षी योजना के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकती है। दरअसल पारंपरिक चिकित्सा के बाजार में गुणोत्तर वृद्धि हो रही है और पिछले कुछ वर्षों से सरकार भी जैविक संसाधनों पर निर्भर चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रही है। साथ ही इलाज से जुड़ी पारंपरिक प्रणालियों के प्रति लोगों की आस्था में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा लोगों का रुझान इस तरफ बढ़ने के कारण आयुर्वेदिक इलाज से जुड़े व्यवसाय में गुणात्मक रूप से तेजी आई है। न केवल भारत में बल्कि वैश्विक परिदृश्य में भी लोगों का रुझान इलाज की इस पद्धति की तरफ बढ़ रहा है। भारत आयुर्वेदिक इलाज के लिए एक अनुकूल गंतव्य बन गया है, जो भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हो सकता है। इसलिए सरकार इस अवसर को भुनाना चाहती है। चलिए अब इस सब के बाद समझ लेते हैं कि इस मामले में आगे की राह क्या हो सकती है। तो असल में जैव विविधता अधिनियम 2002 को प्रकृति संरक्षण की दिशा में एक ठोस पहल के रूप में देखा जाता रहा है। लगभग 20 वर्षों तक इसके माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों को सक्रियता से संरक्षित किया जाता रहा। लेकिन सरकार ने जैव विविधता अधिनियम 2002 में व्यापक संशोधन कर दिया है। अब ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण है कि कहीं इससे मिलने वाले लाभ की कीमत हमारे प्राकृतिक संसाधनों को न चुकानी पड़े। निस्संदेह चिकित्सा, बीज, फार्मास्यूटिकल उद्योगों और अनुसंधान समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले समुदायों की मांग अपनी जगह महत्वपूर्ण है, जिसे पूरा भी किया जाना चाहिए।
लेकिन उनकी मांगों को पूरा करते हुए उचित और अनुचित का ध्यान भी रखा जाना चाहिए। आज प्राकृतिक चिकित्सा का दायरा काफी विस्तृत हुआ है, इसलिए इससे जुड़े व्यवसायों को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। लेकिन सरकार को प्रकृति संरक्षण से जुड़े पहलुओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हालांकि संशोधित अधिनियम में अपराधों के लिए दंड की प्रकृति में किए गए परिवर्तन पर सबसे अधिक सवाल उठाए जा रहे हैं और ये चिंताजनक है। सरकार को इस दिशा में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक विकास महत्वपूर्ण है, लेकिन ये विकास प्रकृति के हितों को नजरअंदाज करके नहीं किया जाना चाहिए। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का सवाल। जैव विविधता अधिनियम 2002 में हुए संशोधन से जैव संरक्षण पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में किसी और खास विषय के साथ। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय हिंद।